अब क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब तक 9 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल $12,99,000 600 वर्ग किलोमीटर। इसका आकार त्रिकोण, इसका आकार अगर है, अगर इसका आकार देखें हड़प्पा सभ्यता का, तो एक त्रिकोण है। आपको पता ही है कि ये कांस्य युग की सभ्यता है। ये कांस्य युग की सभ्यता है, अर्थात कांसा यानी तांबा प्लस टीन मिलाकर यह बनाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को रसायन विज्ञान का ज्ञान था और टीन और तांबे को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वो ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। एक विस्तृत और विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता को मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी अधिक श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती है, विकसित सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे, यानी इन्हें तकनीकी ज्ञान भी था और एक विस्तृत सभ्यता थी। अगर जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हो और 13 लाख वर्ग किलो उस दौर में इतने पुराने समय जब तकनीकी रूप से काफी पिछड़े हुए हों, उस दौर में उन्होंने सड़कों की जो व्यवस्था की थी, नगरों की जो स्थापना की, नगर जो विकसित किए, नगरों की व्यवस्था की, वो अद्भुत है और चमत्कारिक है। चाहे बंदरगाह का निर्माण हो, चाहे भवन जो बनाए गए थे, शहरों की सुरक्षा के लिए जो घेरे बनाए गए थे, ये तमाम प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले हैं। ये उनके उत्कृष्ट ज्ञान का प्रमाण मिलता है इससे कि कमाल की टेक्नोलॉजी थी उनके पास। अगर हड़प्पा सभ्यता का एरियल सर्वे करेंगे आप, यानी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो शतरंज की बिशात है। किस प्रकार सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस करती हैं, बड़ी अद्भुत व्यवस्था थी। स्वच्छता के प्रति उनके गंभीरता को देखकर आश्चर्य किया जाता है। उस दौर में भी वो लिखना जानते थे। उनकी ऐसी लिपि है कि जिसे आज तक हम नहीं पढ़ पाए। आज तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर लिपि पढ़ ली जाए तो पूरा हड़प्पा सभ्यता का इतिहास ही बदल जाए, फिर से ये इतिहास हमें लिखना पड़े इतिहासकारों को। इसलिए एक अद्भुत ये व्यवस्था है
और ये हमारे भारत और इस सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास को 3000 साल पीछे, अब तक हम वैदिक सभ्यता से ही भारत का इतिहास मानते थे, लेकिन इस सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास को 3000 साल पीछे लेकर गया, जो और एक ऐसे सभ्यता का विकास हुआ जब पूरी दुनिया और खासकर विशेषकर यूरोप, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जब यूरोप में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां के लोग जंगलों में घूमा करते थे, उस समय भारत के लोग शहरों में रहा करते थे। तो शहर का कॉन्सेप्ट हमने दिया दुनिया को कि शहर क्या होता है। यह बात और है कि दुनिया में कई देश भारत से आगे निकल गए, लेकिन भारत में अगर पूरी दुनिया में अगर देखें तो पहली बार शहरी अर्बनाइजेशंस, शहर क्या होता है, यह कॉन्सेप्ट भारत ने ही दिया। इसलिए भारतीयों को गर्व होता है इस सभ्यता के ऊपर और उनकी तकनीकी ज्ञान और क्षमता के ऊपर गर्व भी होता है और आश्चर्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में कब तक लंबित रहने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? यानी एक सदन द्वारा पारित विधेयक कब तक लंबित रहने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? कब तक संयुक्त अधिवेशन, यानी कब तक लंबित रहने पर बता सकते हैं कि कब तक अगर यह लंबित रहेगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? आपको पता है कि आर्टिकल अनुच्छेद 108 में इसका प्रोविजन है संयुक्त अधिवेशन का। किसी भी विधेयक को लेकर अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की आवश्यकता पड़ती है। एक तो सदन, तीन ऐसी परिस्थितियां मानी जाती है जिसमें सदन संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन पहल तो सरकार ही करती है। तो पहले की बात, अगर कोई भी लोकसभा द्वारा पारित या राज्यसभा द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन द्वारा इनकार कर दिया जाता है। दूसरी परिस्थिति ऐसी होती है कि अगर जो प्रश्न मैंने पूछा है, अगर 6 महीने एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में छह महीने तक अगर लंबित रहता है, 6 महीने तक अगर लंबित रहता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को सौंपे गए कुछ विशेष कार्य कौन कौन से हैं जो लोकसभा नहीं कर सकते हैं? लोकसभा के पास वो अधिकार नहीं है। तो दो ऐसे विषय हैं जो राज्यसभा को विशेषज्ञता प्रदान करता है। पहला, अनुच्छेद 240, ये अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान है, 249 में प्रावधान है कि राज्य सूची में शामिल
विषयों पर कानून बना सकता है। और दूसरा अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ये दो विशेष अधिकार हैं राज्यसभा के पास, जो लोकसभा के पास नहीं है। तो इन दो मामलों में राज्यसभा को विशेषज्ञता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्र में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्या यही व्यवस्था राज्य में भी है? अगर विधानसभा और विधान परिषद में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या यहां भी राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है? क्या राज्यों में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है कि अगर विधानसभा और विधान परिषद में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए? संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अर्थात नहीं बुलाया जा सकता है, अर्थात नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर राज्यों में विधानसभा अगर विधान परिषद में जहां जहां विधान परिषद है अगर दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद के कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग यानी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शुरू हो सकती है। कहीं भी न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। अगर यह प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हो रही है तो 100 सदस्यों की सहमति चाहिए।
100 सदस्यों की सहमति चाहिए अगर ये लोकसभा में शुरू की जा रही है। अगर यही महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू की जा रही है तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। तब यह प्रक्रिया शुरू होगी। अगर 100 सदस्यों की सहमति लोकसभा में अगर नहीं मिलती है, उस प्रस्ताव पे 100 सदस्यों का अगर हस्ताक्षर नहीं होता है, तो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। और इसी प्रकार राज्यसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट सूची, आपको पता है कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस सूची में जो विषय शामिल है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। इस सूची में जो शामिल है इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और इस सूची में यानी यहां संघ, यहां राज्य और यहां दोनों, इसके अतिरिक्त एक और सूची होती है जिसको हम रेजिडुअरी लिस्ट या अवशिष्ट सूची कहते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 248 में किया गया है। दरअसल इसकी व्यवस्था यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। दरअसल वो विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, यानी वो विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उनके लिए या फिर आने वाले समय में, भविष्य में अगर ऐसा कोई विषय है जिस पर सरकार को कानून बनाना जरूरी है लेकिन वो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, तो वैसे विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। जैसे दान से संबंधित, जैसे साइबर कानून। अब साइबर से संबंधित, दान से संबंधित ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है कि क्योंकि अवशिष्ट सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। तो इस प्रकार अवशिष्ट सूचियों की व्यवस्था की गई कि भविष्य में, यानी जब ये संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आगे चलकर ऐसे विषय जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन पे कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, तो वैसे विषयों को अवशिष्ट सूचियों में रखा जाता है। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 248 में की गई है। अब जैसे दान से संबंधित कोई कानून बनाना हो, साइबर लॉ से संबंधित कोई कानून बनाना हो, तो आज साइबर लॉ केंद्र का विषय है। केंद्र इस पर कानून बनाता है क्योंकि ये रेजिडुअरी लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय, केंद्र और
राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्ष में 3 बार बैठक बुलाई जाती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के शासक इसके सदस्य होते हैं। तो ये केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेट एस्टैब्लिश करने के लिए ये अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी। इस अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, अगर स्थापना से संबंधित कोई प्रश्न आता है, 1990 में, यानी किसके, अंतरराज्यीय परिषद के, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 1990 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नियर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? नॉमिनल सामान्य प्रभावी विनिमय दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? दरअसल भारतीय रुपये का भारत के प्रमुख साझेदारों की मुद्राओं के समक्ष भारित औसत विनिमय दर, यानी भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, कई साझेदार हैं, व्यापारिक साझेदार हैं, उनसे जब व्यापार होता है और जिन मुद्राओं में यह भुगतान किया जाता है, उसके अनुपात में भारतीय मुद्रा की दर क्या होगी? भारतीय मुद्रा की दर क्या होगी? जो ये दर तय किया जाता है वही नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहलाता है, यानी सामान्य प्रभावी विनिमय दर। सामान्य प्रभावी दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी जब भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है तो उस देश की मुद्रा का भारतीय मुद्रा की तुलना में जो विनिमय दर तय किया जाता है, उसी के बाद यह तय होगा ना कि कितना भुगतान करना है। तो जो दर तय किया जाता है उसी को हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारित कोष सुविधा, एक्सटेंडेड करेंसी फैसिलिटी, यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अर्थात विस्तारित कोष सुविधा। ये क्या है? मैं गाने के बारे में नहीं ये पूछ रहा हूं,
एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए जो ऋण देता है जो कर्ज देता है वो इसी फैसिलिटीज के तहत दिया जाता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज। यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए यह ऋण देता है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज यानी विस्तारित कोष सुविधा। आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 2 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। एक तो वर्ल्ड बैंक कई बैंकों का समूह है, और दूसरा आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक समूह के अंतर्गत एक बैंक है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्री जो एकदम डिवास्टिंग की स्थिति में थे, एकदम डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीस्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से किया जाएगा। और देशों के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए आईएमएफ के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो विश्व बैंक आधारभूत संरचना के विकास के लिए लॉन्ग टर्म्स का लोन प्रोवाइड करता है, जबकि आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को ठीक करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी को और इसी फैसिलिटीज के जरिए यह तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक की स्थापना एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? आपको पता है कि एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला में है। मनीला 1966 इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 63 है। दरअसल एशियाई देशों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आमतौर पर वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एशियाई देशों के साथ भेदभाव होता है, आज भी होता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का दबदबा है, क्योंकि उनका शेयर होल्डर ज्यादा है, उनका शेयर ज्यादा है। एशियाई देश, तो इस प्रकार के भेदभाव जो होते थे उसको कम करने के लिए, एशियाई देशों को ऋण की सुविधा उपलब्ध हो समय पर, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हीटेड करेंसी किसको कहते हैं? हीटेड करेंसी यानी उष्मित मुद्रा, हीट करेंसी यानी उष्मित मुद्रा। दरअसल हॉट करेंसी के बारे में जानते हो, एक ऐसी करेंसी जिसमें एस्केप टेंडेंसी ज्यादा होती है। एस्केप टेंडेंसी यानी पलायन करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जिस करेंसी में भी पलायन करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है उसको हम हॉट करेंसी कहते हैं। जैसे डॉलर, इसमें एस्केप टेंडेंसी जो ज्यादा होती है, यानी जहां भी लाभ की संभावना अधिक होती है वहां पर ये एस्केप कर जाता है। तो किसी भी देश में जब हॉट करेंसी एस्केप करने लगे, हॉट करेंसी जब एस्केप करने लगती है, तो जो लोकल करेंसी है, जो लोकल करेंसी यानी स्थानीय जो मुद्रा है, उसके वैल्यू में डेप्रिसिएशन आने लगता है। उसके वैल्यू में डेप्रिसिएशन आने लगता है, और इस डेप्रिसिएशन को ही हम हीट करेंसी कहते हैं। यानी किसी भी देश के अंदर जितनी भी ये हॉट करेंसी है, अगर ये एस्केप करने लगे, बाहर जाने लगे, तो इसका दबाव लोकल करेंसी यानी उस देश की जो टेंडर करेंसी है उसके ऊपर आता है, और उसके वैल्यू में डेप्रिसिएशन होने लगता है। डेप्रिसिएशन यानी इंटरनल डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। नतीजा ये होता है कि इसको घर्षण हम कहते हैं, नहीं उसका घर्षण का, फ्रैक्शंस का ये असर पड़ता है, जिससे ये हीट हो जाती है, यानी ये हीट करेंसी कहलाती है। तो अगर हॉट करेंसी एस्केप करने लगे, तो जो लोकल करेंसी है यानी उस देश की जो मुद्रा है, उस पर जो दबाव बढ़ने लगता है, और उसमें जो डेप्रिसिएशन आता है, उस डेप्रिसिएशन को ही हम हीट करेंसी यानी उष्मित मुद्रा कहते हैं। यह वर्कशॉप का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको